नरेंद्र मोदी झूठ की मशीन की तरह है। जब भी मुंह खोलते हैं धाड़ 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 AK-47 की तरह बस झूठ ही निकलता शुरू हो जाता है। भाइयों बहनों, अगर आप में से किसी को ये जानकारी है तो जरूर बताना। मुझे नहीं है, मैंने जितना इतिहास पढ़ा है मेरे ध्यान में नहीं आया है। लेकिन फिर भी अगर आप में किसी को जानकारी हो तो मैं मेरी बात में सुधार करने के लिए तैयार हूं। आप मुझे बताइए, देश के लिए मर मिटने वाले, आजादी के जंग के अंदर जान खपाने वाले वीर शहीद भगत सिंह जब जेल में थे, मुकदमा चल रहा था, क्या कोई कांग्रेसी परिवार का व्यक्ति शहीद वीर भगत सिंह को मिलने गया था? मिलने गया था? बटुकेश्वर दत्त, उन पर मुकदमा चल रहा था, वीर थे, स्वतंत्र सेनानी थे, क्रांतिकारी थे। क्या कोई कांग्रेसी परिवार बटुकेश्वर दत्त को जेल में, कोर्ट में या अस्पताल में कहीं पर मिलने गया था? मैं जरा आपसे पूछता हूं, गया था? कोई गया था? गया था क्या? कितना दुखद है कि वोट के लिए प्रधानमंत्री गलत भी बोल रहे हैं और झूठ भी बोल रहे हैं। एक तो यह सवाल ही विचित्र है कि कांग्रेसी नेता मिलने गया या नहीं। क्या इस आधार पर हम आज़ादी की लड़ाई को अब उस पर जो अपना ऐतिहासिक बोध है, इतिहास का बोध है, वो कायम करेंगे? उस दौर में सरदार पटेल भी उतने ही कांग्रेसी थे जितने नेहरू कांग्रेसी थे। क्या यह सवाल सरदार पटेल से भी है कि वो मिलने गए थे? क्या यह सवाल राजेंद्र प्रसाद से भी है कि वो भगत सिंह से मिलने गए थे या नहीं? क्या यह सवाल सुभाष चंद्र बोस से भी है? क्या यह सवाल हो सकता है कि नेहरू जो अपनी जिंदगी के 9 साल जेल में रहे, उनसे मिलने कौन कौन गया? इसी का जवाब देने में 10-20 पन्ने की किताब बन जाएगी। पर अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री ने यह कहा कि उन्हें जितना इतिहास पढ़ा है और उन्हें जानकारी नहीं है। जब नहीं थी तो बोलने की क्या जरूरत है? और रैली में जाकर इस तरह से आप केमिस्ट्री का फॉर्मूला पूछ दें, फिजिक्स का फॉर्मूला पूछ दें, इतिहास का चैप्टर पूछ दें, बताएं आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, लोग क्या बताएंगे? उन्होंने खुद कहा कि उन्होंने जितना इतिहास पढ़ा है। यह खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री ने कुछ तो इतिहास पढ़ा है। प्रधानमंत्री ने नेहरू का नाम नहीं लिया मगर कांग्रेसी परिवार कहा। क्या नेहरू ने शहीद भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त से जेल में मुलाकात की थी? यह सवाल प्रोफेसर इरफान हबीब ने अपनी किताब टू मेक द डेफ हियर आइडियोलॉजी एंड प्रोग्राम ऑफ भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स में कुछ बातें लिखी हैं और उनकी बात आप सुनिए। इसमें बहुत सारे लीडर्स हैं जो मिलने गए और मिलने के बाद उन्होंने उसके बारे में प्रतिक्रियाएं भी दी। उस समय की जो प्रेस है उसने छापा भी। तो ये तो बिल्कुल बेकार है। और मैं ख़ास तौर से पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहना चाहूँगा, क्योंकि ज़्यादा सवाल नेहरू जी के बारे में उठाए जाते हैं। पंडित नेहरू गए और 10 अगस्त 1929 के ट्रिब्यून ने पूरी एक रिपोर्ट छापी, जिसमें नेहरू ने कहा कि मुझे उनसे मिलकर बड़ा दुख हुआ, उनकी हालत बड़ी ख़राब हो चुकी है, सबकी सेहत बहुत ख़राब थी, लेकिन किसी के चेहरे पर, ख़ास तौर से भगत सिंह और जतिन दास के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था। वो बहुत शांत और बहुत ही सुशील स्वभाव से मिले और किसी तरह का कोई नहीं लगा कि कोई उनको कोई दुख या कोई तकलीफ किसी प्रकार की है। तो ये प्रतिक्रिया अखबारों में छपी। एक तो वैसे ही भारत के कॉलेजों में इतिहास से लेकर तमाम विषयों के कई हजार शिक्षक नहीं हैं, इसलिए जरूरी है कि इतिहास को लेकर प्रधानमंत्री के कुछ बयानों की चर्चा की जाए ताकि लोग उनकी बात को ही इतिहास की किताब ना समझ बैठे। बहुत से छात्र उनके फैन होंगे, अगर वो इस गलत इतिहास को ही सही मान लें तो ये उनके भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा। इरफान हबीब की किताब के पेज नंबर 13 पर, नहीं, सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ नेहरू है, एक वॉल्यूम 4 है, पेज नंबर 13 पर है।
उसमें शीर्षक है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की भूख हड़ताल। 5 जुलाई 1929 को नेहरू लिखते हैं कि मैं कल सेंट्रल जेल गया था। सरदार भगत सिंह, श्री बटुकेश्वर दत्त, जतींद्रनाथ दास और लाहौर केस के सभी आरोपियों को देखा जो भूख हड़ताल पर बैठे थे। कई दिनों से उन्हें जबरन खिलाने का प्रयास हो रहा है। कुछ को इस तरह जबरन खिलाया जा रहा है कि उन्हें चोट पहुंच रही है। जतींद्रनाथ दास की स्थिति काफी नाजुक है, वे काफी कमजोर हो चुके हैं और चल फिर नहीं सकते, बोल नहीं पाते, सिर्फ बुदबुदाते हैं। उन्हें काफी दर्द है, ऐसा लगता है कि वे इस दर्द से मुक्ति के लिए प्राण त्याग देना चाहते हों। उनकी स्थिति काफी गंभीर है। मैंने शिव वर्मा, अजय कुमार घोष और अनिल जयदेव को भी देखा। मेरे लिए असाधारण रूप से इन बहादुर नौजवानों को इस स्थिति में देखना बहुत पीड़ादायक था। मुझे उनसे मिलकर यही लगा कि वे अपनी प्रतिज्ञा पर कायम हैं, चाहे जो नतीजा हो, बल्कि वे अपने बारे में जरा भी परवाह नहीं करते। सरदार भगत सिंह ने उन्हें वहां की स्थिति बताई कि कत्ल के अपराध को छोड़कर सभी राजनीतिक बंदियों से विशिष्ट व्यवहार होना चाहिए। मुझे पूर्ण आशा है कि उन युवकों का महान आत्मत्याग सफल होगा। WHO की रिपोर्ट आई है और WHO कह रहा है कि भारत में स्वच्छता अभियान के कारण 3 लाख बच्चे मरने से बच गए हैं। ये बच्चे मरने से नहीं बचे हैं मोदी जी। इंडिया टुडे की फैक्ट चेक टीम ने उस रिपोर्ट को खंगाला। पता लगा कि रिपोर्ट में लिखा था 2014 में शुरू हुए इस मिशन से अतिसार और प्रोटीन ऊर्जा के कुपोषण से होने वाली 3 लाख मौतों को रोका जा सकेगा। ये किस्म के स्टेटमेंट की तरह है जिसमें पर्पस होता है बचाया जा सकेगा और बचा लिया गया में फर्क होता है। ने न्यूज नेशन नामक चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा है कि शायद देश में हो सकता है, मुझे मालूम नहीं, मैंने पहली बार डिजिटल कैमरे का उपयोग किया था 87-88 में शायद, और उस समय बहुत कम लोगों के पास ईमेल रहता था। तो मेरे यहाँ विरमगाम तहसील में आडवाणी जी की सभा थी, मैंने डिजिटल कैमरे से उनकी फोटो ली। तब डिजिटल कैमरा इतना बड़ा आता था, मेरे पास था, उस समय मैंने फोटो निकाली और मैंने दिल्ली को ट्रांसमिट कर दिया। अब दूसरे दिन कलर छपी तो आडवाणी जी को सरप्राइज हुआ कि दिल्ली में मेरी कलर फोटो आज के आज कैसे छपी। चूंकि प्रधानमंत्री बटुआ नहीं रखते हैं तो डिजिटल कैमरा कैशलेस खरीदा होगा, क्योंकि तब बार्टर सिस्टम तो था ही। हिंदी में इसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं और ये आज भी है। गांव में हम लोग, बहुत से लोग, अभी भी लोग धान देकर आइसक्रीम खरीद लेते हैं। लेकिन तब क्या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आ गया था। अब इस तरह से आप प्रधानमंत्री के जवाब पर रिसर्च करेंगे तो उस युग में पहुंच जाएंगे जहां से लौटना मुश्किल हो जाएगा। जितना उन्होंने कहा है उतने का ही रिसर्च कीजिए, और इसलिए रिसर्च करना चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री की बात दूर दूर तक पहुंचती है। लोग उनकी बातों पर विश्वास करते हैं। अगर तथ्य सही नहीं रहे या गलत जानकारी या गलती से निकली जानकारी लोगों के दिमाग में तथ्य बनकर रह जाए, ये ठीक नहीं है। ऐसे ही स्कूलों की हालत अपने यहाँ बहुत बुरी है। खासकर सरकारी स्कूलों में 5वीं का जो छात्र है वो दूसरी की किताब नहीं पढ़ पाता है, और विरोधी और ट्विटर पर जो खलियर लोग हैं वो खूब मजा ले रहे हैं, इस पर खूब तरह के कार्टून बन रहे हैं, मौज मस्ती हो रही है। लेकिन प्रधानमंत्री के विरोधी अहमद पटेल ने ट्वीट कर दिया और लिखा कि यहां जहां तक मेरी याददाश्त जाती है, भारत में पब्लिक इंटरनेट सर्विस 1995 में ही शुरू हुआ। मुझे नहीं पता कि 1987-88 में प्रधानमंत्री किसी और कैसे ईमेल भेज पा रहे थे। क्या आजादी के बाद से 2014 तक, यानी 67 इयर्स, 67 साल में 65 एयरपोर्ट थे। 67 ईयर में 65 एयरपोर्ट, यानी कि एवरेज एक साल में एक हवाई अड्डा। बात समझ आ रही है आपको? मेरी बात आपको समझ आ रही है? एक साल में एक हवाई अड्डा। ये उनकी गति थी, ये उनकी सोच थी। बीते 4 वर्षों में एक साल में 9 एयरपोर्ट उड़ान के लिए तैयार हुए। तो मोदी जी के हिसाब से आजादी के बाद 67 सालों में 65 एयरपोर्ट थे। उन्होंने इस बात पर जोर देकर कहा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में समझाया कि 67 इयर्स में 65 एयरपोर्ट बने, यानी एवरेज एक एयरपोर्ट प्रति साल। और मोदी सरकार ने पिछले 4 सालों में 35 एयरपोर्ट बना डाले। ऐसा करते हुए उन्होंने चुटकी भी बजाई, मानो ये कह रहे हों कि मेरे लिए तो ये चुटकी बजाने जितना आसान काम है। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि मोदी जी के भाषण लिखने वाले ने
या फिर उन्हें जिसने भी ये स्टेट्स दिए गलत दिए, उन्हें भी कोई पड़ताल करने वाला रख ही लेना चाहिए। सच्चाई ये है कि मोदी जी की सरकार में पिछले 4 साल में सिर्फ 4 नए एयरपोर्ट बने हैं। और ये बात हम हवाई ढंग से नहीं कह रहे हैं, खुद मोदी जी की सरकार की जो रिपोर्टें हैं उनके हवाले से कह रहे हैं। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की साल 2013-14 की रिपोर्ट उठा लीजिए, ऑनलाइन मौजूद है। उसके 43वें पन्ने पर साफ लिखा है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 125 हवाई अड्डों का रख रखाव करती है। इसके अलावा 9 ऐसे हवाई अड्डे भी हैं जहां एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपनी सर्विसेज देती है, जबकि वो हवाई अड्डे पूरी तरह से उसके अंडर में नहीं आते हैं, सेना और दूसरों के अंडर में आते हैं। अब 2017-18 की रिपोर्ट देखते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर में अब 129 एयरपोर्ट आते हैं। तो 13-14 के 125 एयरपोर्ट, 17-18 के 129 एयरपोर्ट, हमारे हिसाब से जब जोड़ घटाना करेंगे तो बचेगा 4 नए एयरपोर्ट जुड़े हैं। ना मालूम मोदी जी ने इसको 35 क्यों गिनवा दिया। मेरी सरकार आने के बाद कहीं पर भी एनआरसी शब्द पर कोई चर्चा नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा तो सिर्फ आसाम के लिए करना पड़ा। मान्यवर, मैं इस सदन को फिर से एक बार आश्वस्त करना चाहता हूं, जब हम एनआरसी लेकर आएंगे, एक भी घुसपैठिया इस देश के अंदर बच नहीं जाएगा। एनआरसी आप लोग जानते होंगे असम में चली है। कौन लोग बांग्लादेश से आए अथवा किसी दूसरे देश से आ गए, कितने देशी हैं कितने विदेशी, इसका फैसला एनआरसी के माध्यम से हो जाता है। अब हम लोगों ने फैसला किया कि नहीं, सारे देश भर में एनआरसी चलाएंगे। हमारे राजनीतिक विरोधी इसका विरोध कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या किसी देश को इस बात की जानकारी नहीं होनी चाहिए कि उसके देश में कितने विदेशी रहते हैं? भारत माता की जय बोलने पर ऐतराज जताने वाली कांग्रेस अब देशद्रोह का कानून हटाने का भी वादा कर रही है। कांग्रेस चाहती है कि टुकड़े टुकड़े गैंग को, भारत को गाली देने वालों को, तिरंगे का अपमान करने वालों, नक्सलवादियों के समर्थकों को खुली छूट मिले। मैं कहना चाहता हूं, एक कांग्रेस पार्टी, इसके नेतृत्व में टुकड़े टुकड़े गैंग जो दिल्ली के अशांति के लिए जिम्मेदार है, इसको दंड देने का समय आ गया है। दिल्ली की जनता ने दंड दिया। एक पत्रकार हैं, उनका नाम है साकेत गोखले। उन्होंने गृह मंत्रालय में एक आरटीआई आवेदन कर यह पूछा कि आखिर टुकड़े टुकड़े गैंग क्या है और इसकी परिभाषा क्या है, इस गैंग के सदस्य कौन कौन हैं, इस गैंग पर अभी तक यूएपीए के तहत पाबंदी क्यों नहीं लगाई गई और किस कानून या नियम के तहत इस गैंग के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और आरटीआई के जवाब में गृह मंत्रालय यह कह रहा है कि देश में कोई टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है। टुकड़े टुकड़े गैंग के बारे में गृह मंत्रालय को कोई भी जानकारी नहीं है। क्या आप मंथली आपकी जो सैलरी में से कुछ आप अपनी माता जी को भेजते हैं? ऐसा है कि हमारी माता जी खुद मुझे देती है आज भी। अच्छा, वो भेजती हैं? आज देती है, देती नहीं, जब भी मिले जाऊंगा तो ₹1.25 वो पक्का मेरे हाथ में देती है आज भी। अच्छा, अब दिक्कत इस बात की है कि अपने को एक बात समझ में नहीं आ रही है। यह है ₹1.25 वाली बात, यानी ₹1.25 वाली बात। ₹1 तो ठीक है, लेकिन 25 पैसे ये एकदम वैसा हो गया जैसे 1000 का नोट। दोनों ही चलन में नहीं है। 1000 का नोट तो फिर भी समझ में आता है कि नहीं बदलवाया होगा या घर पे पड़ा रह गया होगा,
लेकिन ये चवन्नी कहां से आ रही है? पहले से रखी हुई है, और अगर रखी भी है तो अभी और कितनी बची हैं? और जब वो चल ही नहीं रही हैं तो वो चवन्नी क्यों दे रही हैं मोदी जी को? नहीं, ये भी हो सकता है कि मोदी जी पुरानी बात कर रहे हो, अब से बहुत वक्त पहले की, लेकिन ऐसा कतई नहीं है, क्योंकि मोदी जी अभी की ही बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनकी मां उन्हें अभी भी ₹1.25 ही देती हैं। दिक्कत यहीं खत्म नहीं हुई है। मोदी जी ने मंगलवार को वोट डाला था। जैसा कि मैंने पहले बताया, मोदी जी ने इससे पहले अपनी मां से मुलाकात की, और इस 10 मिनट की मुलाकात के दौरान शगुन के तौर पर मोदी जी को उनकी मां से पैसे मिले। ₹1.25 नहीं, इस बार उनका अच्छा खासा अप्रेजल हुआ, 400 गुना शगुन बढ़ गया। इस बार उन्हें मिले पूरे ₹500। वीडियो में साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि उनकी मां ने अपने बेटे का मुंह मीठा करवाया, लाल रंग की चुनरी भेंट की और साथ में 500 का नोट दिया। बात असल में ₹1.25 या चवन्नी या 500 की नोट की नहीं है। बात है देश के प्रधानमंत्री की कही बात की, जो उसने चुनावों के दौरान एक इंटरव्यू में कही है। प्रधानमंत्री जिनकी बातें करोड़ों लोग सुनते हैं, उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। उनकी ऐसी ही बातों पर उनकी एक छवि तैयार होती है, जिसे करोड़ों रुपयों में पीआर वाले बेचते हैं, और फिर वही कही सुनी बातें इतनी बार दोहराई जाती हैं कि वो सच की शक्ल ले लेती हैं, और फिर दो जमात आपस में इन्हीं हल्की बिना किसी मुद्दे की बातों पर उलझ पड़ती हैं, और असली मुद्दे कहीं भटकते रहते हैं। समाज को सदियों से निरंतर दिशा दे रहे मार्गदर्शक, समभाव और समरसता के प्रतिबिंब महात्मा कबीर को उनकी ही निर्वाण भूमि से मैं एक बार फिर कोटि कोटि नमन करता हूं। ऐसा कहते हैं कि यहीं पर संत कबीर, गुरु नानक देव और बाबा गोरखनाथ जी ने एक साथ बैठ करके आध्यात्मिक चर्चा की थी। पिछले एक हफ्ते में बिहार में 8,50,000 से ज्यादा शौचालय बनाने का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया है।